सुप्रभात बच्चों, मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल से आप लोगों को हिंदी बताऊंगी। बहुत दिनों के बाद पुनः एक बार फिर से आप लोगों के बीच में 11वीं की कक्षा लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों को कविता पढ़ाया जाएगा। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कहानी। मेरा जो क्लास था उसमें हमने कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया प्रस्तुत किया था, और आज मैं आप लोगों को कविता बताऊंगी जिसका शीर्षक है बहुत दिनों के बाद, जिसकी रचना किसने की है? कवि नागार्जुन ने। आगे हम लोग देखेंगे, ये कवि नागार्जुन है। आप लोगों को ये जो कक्षाएं हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत। आप लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। इसमें आप लोगों को बहुत सारे जैसे जितने अध्याय होते हैं उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और कुछ परेशानी हो, कुछ समस्या आए, जो नहीं समझ में आए कोई बात, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर डायरेक्ट आप लोग टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसी तरह आप लोग अब अध्ययन कीजिए, कक्षा को आगे बढ़ाते हुए। कवि नागार्जुन का जीवन परिचय। मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसमें से लगभग 50% प्रश्न कवि परिचय से जुड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोगों को कवि का परिचय भी अच्छे से पढ़ना होगा। आज मैं आप लोगों को नागार्जुन के बारे में बताती हूँ। कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ, और ये ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म इनके नानी का घर, जैसे तुम लोग के भी नानी का घर है ना, तो इनके ननिहाल में हुआ था। उस गांव का नाम था सतलखा गांव, लेकिन पाठ्य पुस्तक में क्या है, जन्मस्थान तरौनी दिया। ये जानकारी के लिए आप लोगों को दे रही हूँ मैं, लेकिन जन्मस्थान क्या है? तरौनी दिया हुआ है। वो हालांकि इनका पैतृक निवास वहाँ था, पिता का घर था, और मतलब कह सकते हैं दादी का घर तरौनी हुआ और नानी का घर सतलखा। तो इनका जो तरौनी कहाँ पड़ता है? जिला दरभंगा, बिहार में ही है। दरभंगा जिला का ये गांव है, अंचल है तरौनी। इनका मूल नाम जो इनका पड़ा, ये सब नागार्जुन और यात्री ये सब चीज़ बाद में साहित्यिक नाम में उनको पड़ा। इनका मूल जो नाम था बचपन से वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम हुआ। साहित्यिक नाम यानी साहित्य से जुड़ने के बाद इनका नाम जो हुआ नागार्जुन और यात्री जी लोग कहा करते थे। क्यों? क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन और ये दोनों यायावर किस्म के कवि रहे, कवि या लेखक जो भी कह सकते हैं। कैसे यायावर किसे कहते हैं? जो घूमते रहते, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये लोग इधर उधर बहुत देशाटन किया और घूम घूम कर रचनाएं भी की, हर जगह की संस्कृति के बारे में हमें अवगत कराया। तो ये इनको इसीलिए यात्री का भी नाम दिया, उपनाम दिया गया। प्रमुख रचनाएं जो माता पिता का नाम यहाँ है, देखिए, पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी। अब आगे प्रमुख रचनाओं से भी प्रश्न आता है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं। तो यहाँ देखिए, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, चंदना, खिचड़ी विकल्प देखा मैंने, तुमने कहा था, रतिनाथ की चाची, बाबा वटेश्वर नाथ, बलचनमा। इनकी बहुत ही ज़्यादा लोग इसको बलचनमा को पसंद किए हैं। ये पुस्तक इनकी पत्रहीन नग्नगाक्ष पर इनको मैथिली काव्य संग्रह है, ये पत्रहीन नग्नगाक्ष, जिस पे इनको सम्मान भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो लोगों के बीच ये बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे, क्योंकि इन्होंने
इनकी भाषा संस्कृत में भी उतना ही उत्कृष्ट थी, लेकिन इन्होंने लौकिक भाषा को भी नहीं छोड़ा, यानी देशज भाषा का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में बहुत किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद इनको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। बिहार का शिखर सम्मान मिला। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुई। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब कविता शुरू करने से, बहुत ही रोचक कविता है ये, आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। गेय है, मतलब गाने योग्य है और जल्दी याद होने वाली कविता है। इस कोई भी कविता पढ़ने से पहले आप लोग कठिन शब्दों का निवारण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शब्दार्थ बता रही हूँ मैं। किशोरी, ये तो आप लोग अभी क्या हैं, किशोरावस्था में ही हैं। नवयुवती, नवयुवती जो नई लड़कियाँ होती हैं, जो ये 12 से इधर आगे की अवस्था जो होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीनेजर, वो किशोरी, नवयुवती। कोकिल कंठी, कोकिल मतलब कोयल होता है। कोकिल का मतलब हम लोग जानते हैं कोयल। कोयल के समान कंठ, यानी कोयल क्या मधुर गाती है, मधुर बोलती है। तो जो अच्छा गाने वाला व्यक्ति होता है या कोई भी अच्छा गाना गाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ना कि कोयल के जैसे कंठ हैं। तो यही यहाँ पे कोकिल कंठी से मतलब वही है, कोयल के जैसे मीठे स्वर वाली। गवई, गवई गांव से बना है, गांव की कोई भी चीज़ गांव से जुड़ी है तो उसको हम गवई बोलेंगे। चंदन वर्णी, चंदन हम लोग सब जानते हैं पूजा करने में प्रयोग करते हैं, और भी जितने उबटन वगैरह चंदन से बनते हैं, बहुत सुगंधित होता है, पवित्र होता है, मानते हैं ना उसको, शीतल होता है। तो चंदन वही चंदन हो गया। वर्ण मतलब चंदन के जैसे रंग, चंदन के रंग की। मौलसिरी, मौलसिरी एक प्रकार का फूल होता है, आप लोगों को आगे उसका चित्र मैं दिखाऊंगी। तो वो फूल क्या होता है, वो शाम में तो खिलता है, सुबह बहुत सारे झड़ जाता है ज़मीन पे। बहुत सारे सुगंधित फूल जो होते हैं उनको आप लोग गौर कीजिएगा, वो शाम में खिलते हैं, जैसे जूही हो गया, बेली हो गया, ये सब आप लोग गौर कीजिएगा, आपके घर में होगा तो शाम में खिलने के बाद क्या होता है, सुबह सुबह वो ज़मीन पे पड़े रहते हैं। तो उस तरह से मौलसिरी एक तरह का सदाबहार सुगंधित फूल का नाम है। ताल मखाना, ताल मखाना मेवा होता है, ड्राई फ्रूट्स आप लोग खाएं। मखाना, ताल यहाँ पे जोड़ा गया है क्योंकि वो तालाब पानी में होता है, खास करके उत्तरी बिहार में इसका उत्पादन होता है। तो ये तो उत्तरी बिहार से हैं, दरभंगा जिला कहाँ है, उत्तर बिहार में है। तो जाहिर सी बात है इनके गांव में बहुत सारे मखाना की खेती होती होगी, तो इसका जिक्र भी इस कविता में हुआ है। विशेष रूप से एक उपजाया जाने वाला मिथिला का ये मेवा है। पगडंडी, पगडंडी, पगडंडी का मतलब है पैदल चलने का रास्ता, जो दो खेतों के बीच में कच्चा रास्ता बनाया जाता है मिट्टी का, जिसको हम लोग वो आरी बोलते हैं देशज शब्द में, उसको पगडंडी कहते हैं, कच्चा रास्ता जो बनता है। तो आगे मैं उसका भी चित्र दिखाऊंगी आप लोगों को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कविता की ओर। कविता में क्या है पहले ये मैं बताती हूँ। कविता एक, आप लोगों को तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कभी अपने परिवेश से लिखता है, जैसा कभी अनुभव करता है, जैसा रहन सहन है, जैसी उसके आसपास की संस्कृति है, जो वो देख रहा है उसी से वो उसकी रचना कर डालता है। तो यहाँ पे कवि अपने इस कविता में साफ साफ ये पता चलता है कि कवि को अपने गांव की मिट्टी से कितना प्रेम है। हालांकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन चैन कहाँ मिलती है, अपने गांव में आके। ये हम सब पर भी लागू है, कहीं भी कितना भी घूम लो, जब तक अपने घर नहीं आओ चैन नहीं मिलती है ना। तो कवि के साथ भी यही कुछ है। लेकिन इस एक कविता में, मैंने पहले भी कहा है कि कविता में कोई एक भाव ही नहीं होता है, उस भाव को समझिए, उसके साथ और क्या क्या कहना चाहते हैं कवि। कभी ये भी कहना चाहते हैं कि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी शहर में हो गई, लोग एक दूसरे के टांग खींचने पे पड़े हुए हैं, उसका दुश्मन वो बना हुआ है, उसका दुश्मन, किसी को कोई आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है।
तो उस तरह से शांति कहाँ मिलती है कवि को? उस भाग दौड़ और व्यस्तता की जिंदगी से दूर हटकर वो ही गाँव में जाकर, जहाँ पे लोग निश्चल हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है और प्रकृति भी बहुत मनोरम है। शहर में क्या है? बहुत प्रदूषण है, खुली हवा नहीं मिल पाती है, इतनी गाड़ियों की धुएं से वातावरण क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है? हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बहुत सारी बातों को कह देना चाहता है। ये छोटी सी कविता में हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण बचाओ का भी संदेश मिलता है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कविता। ये कविता है बहुत दिनों के बाद। मैं तो कहूँगी इस कविता को आप लोग याद कर लोगे, ऐसे ही गुनगुना के बहुत जल्दी याद हो जाएगी ये कविता। तो अभी कविता का सस्वर वाचन करेंगे। वाचन भी सीखना जरूरी है, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, किस तरह से उसको गाते हैं। अब ये नहीं कि कहानी के जैसे पढ़ दिए, कविता ये चीज़ नहीं होती। कविता को भी पढ़ने का एक अलग ही कला होनी चाहिए। ये देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। एक बार पूरी कविता मैं वाचन कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका अर्थ मैं बताऊंगी। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैंने अब की मैंने जी भर सूंघे। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलसिरी के ताजे टटके फूल, है ना। मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गवई पगडंडी के चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रस रूप शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। ये पूरी कविता हो गई। अब आप लोग ये पूरी कविता में को पढ़ते समय यह गौर कीजिए कि इसमें हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों का वर्णन है। ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। हम लोगों के पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो ये सबका काम क्या है? ये इस पूरी कविता में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी। क्या देखना कहाँ से काम आया? आँख से। तो ये पहली ज्ञानेंद्रिय जिसका प्रयोग हुआ है, जिसका काम है आँख से, वो क्या? देखने का। कौन सा सुख होगा कभी? देखने का। तो दृश्य का सुख भी क्या होता है? बहुत मनोरम होता है। हम अच्छी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो आनंदित उल्लसित होते, खुश हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अच्छा, वाह कितना अच्छा है बोलते हैं ना।
तो उसी तरह से कवि को यहाँ पर फसलों की मुस्कान का मतलब हुआ, जब फसल लहलहाते रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, आदमी तो है नहीं कि मुस्कुराएगा उसकी मुस्कान पता चलेगी, फसलों का लहलहाना ही उसकी मुस्कान है। जब फसल पूरे धान की बलियाँ पकी रहती हैं और लहलहाता है तो उस समय देखकर मन बहुत ही आनंदित होता है। तो यहाँ ज्ञान इंद्रिय आँख का काम कर रहा है, क्या, देखना, दृश्य पहला। दूसरे में क्या सुनते हैं कवि, धान कुटती किशोरियों के कोकिल कंठी तान। तो वो कहाँ से, कान से सुनते हैं। कोई भी चीज़ सुनते हैं तो अच्छा गाना बज रहा होता है तो हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखो ना कितना अच्छा गाना है, तो कर्ण प्रिय होते हैं, कानों को वो प्रिय लगते हैं, इसलिए उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो यहाँ कवि बहुत दिनों के बाद आए हैं अपने गाँव, ध्यान रखना, ध्यान देना कि बहुत दिनों के बाद कवि लौट रहे हैं अपने गाँव। तो जाहिर सी बात है, बहुत दिनों के बाद किसी चीज़ से बिछड़ो तो वो और भी प्रिय लगने लगता है। बिछड़ के मिलो, रोज रोज वो चीज़ देख रहे हैं तो अरे रोज तो ये होता ही है। महत्व कब पता चलता है, बहुत दिनों के बाद, जब उस चीज़ से मिलो। तो बहुत दिनों के बाद आए तो जाहिर सी बात है कि उतने दिनों के बिछड़े हुए मिले हैं तो लग रहा है कि और भी प्रिय लग रहा है। हालांकि वो चीज़ वो बचपन से देखते आ रहे हैं, पर वो कर्ण प्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो धान कुटती किशोरियों को गाते हुए सुन रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या, सुनने का काम, श्रवण का काम हो गया। दो काम हुआ ना, कर्ण प्रिय गीत सुना। अब नाक का काम कहाँ आया, मौलसिरी के जो फूल गिरे हुए थे, अभी हमने पढ़ा ना कि बहुत दिनों के बाद आपकी मैंने जी भर सूंघे मौलसिरी के ढेर से, मतलब बहुत सारे फूल गिरे हुए थे, ताजे टटके फूल। देखो टटके शब्द मैंने अभी कहा था कि इन्होंने बहुत सारे गांव की ठेठ भाषा का प्रयोग किया है। तो टटका ठेठ भाषा है ना, उसको बोलते ताज़ा, कोई भी चीज़ ताज़ा बना हुआ है गर्म तो बोलते हैं टटका है। तो वही फूल जो है, जो गिरे हुए हैं तुरंत ताज़े लग रहे हैं, पेड़, हालांकि वो पेड़ से गिर चुके हैं लेकिन वो ताज़े टटके लग रहे हैं। तो यहाँ पे नाक का काम क्या, घ्राण एक होता है, घ्राण का मतलब समझते हो, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, घ्राण मतलब सूंघना। तो यहाँ नाक का काम क्या हो रहा है, घ्राण शक्ति का विकास हो रहा है, इस पे घ्राण शक्ति को लाभ पहुँच रहा है, अच्छा सूंघने को मिल रहा है ना, सूंघना। समझ लो अच्छे से, जहाँ नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, मैं उस समस्या का समाधान करूँगी। अब आगे चल के हम लोगों ने क्या, हालांकि कविता में सबसे पहले त्वचा का काम आया है ना, उसके बाद सबसे अंतिम में ये जिह्वा का काम आया, खाने पीने वाला काम। तो कविता में पहले त्वचा का काम कहाँ से आया है, अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी के चंदन वर्णी धूल। चंदन के समान, धूल तो वही है, कभी उसको विशेष कैसे बना दे रहे हैं, चंदन के समान। चंदन बहुत ही विशिष्ट चीज़ है और उसमें अभी मैंने बताया कि वो सुगंधित होता है, शीतलता प्रदान करता है, इसलिए वो और भी विशेष हो जाता है। तो वो गांव की धूल कवि को कैसा लग रहा है, वो चंदन वर्णी, चंदन के समान की धूल। तो उस धूल की समानता किससे कवि करते हैं, चंदन से। तो ये त्वचा से हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं। कैसे पता चला, स्पर्श किए, छू कर देखा है ना, तब ना समझ में आया कि चंदन के समान है, शीतलता प्रदान कर रहा है। अब अंतिम में क्या है, अंतिम की पंक्तियों में जिह्वा, जीभ से स्वाद इंद्रियां काम करती हैं। यहाँ क्या होता है, स्वाद का काम। क्या, ताल मखाने का खीर खाया, मखाना का खीर बनता है दूध में, और मखाने की खेती ज़्यादा होने से कोई भी चीज़ ज़्यादा घर में तो उसका उपयोग भी ज़्यादा करता है। तो वो बहुत दिनों के बाद मखाने की खीर खा के जो अनुभूति हुई है कवि को, उसका वर्णन वो अवर्णनीय है, अतुलनीय है, अनुपम है, अद्वितीय है। उस तरह का खाना 5 स्टार 5 सितारा होटलों में नहीं मिलते, जैसा अनुभव कवि कर रहे हैं किस गांव की, अपने गांव के ताल मखाना को खाकर और गन्ने को चूस कर। ये रही पूरी कविता। ये पूरे जो ज्ञान इंद्रियों में ही पूरी कविता घूमती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
पूरी कविता कैसे घूमती है? सबसे अंत में जो कविता का सार है, क्या लिखा गया है? गंध, गंध गंध रूप रस शब्द स्पर्श, यही बोला गया ना। अंतिम पंक्तियां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबका सुख कहाँ भोगा कवि ने? अपने गांव आकर। पांचों ज्ञानेंद्रियों का सुख कवि ने भोगा अपने गांव लौटकर। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप में इसका देखेंगे। आप लोगों को ये मैं चित्र के माध्यम से बता देती हूँ। देखिए, ये धान के लहलहाते फसल हैं, इसको आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। जो शहर में रहते हैं वो हो सकता है नहीं देखे हों। तो ये धान के फसल हैं। ये किशोरियाँ देखिए, सब नवयुवती हैं जो धान कूटने के लिए तैयार है और गाना भी गा रही है ना। तो इस तरह से ढेकी एक मशीन आता था, तो ढेकी चलाती हुई लोग गाना क्यों गाते थे? थकान मिटाने के लिए। आप लोगों ने पूर्व के कक्षा में पढ़ा होगा ग्राम्य गीत, जिसमें दिया हुआ है कि काम की थकान को ख़त्म करने के लिए ग्राम में गीतों का प्रयोग किया जाता है। धान रोपते समय, जाता पीसते समय और धान कूटते समय। तो ये वही है चित्र। देखिए, इसके आगे देखिए मौलसिरी के फूल। ये मौलसिरी के फूल हैं जो रात शाम में खिलते हैं और सुबह ढेर होके नीचे ज़मीन पे, रास्ते पे गिर जाते हैं। ये ताल मखाना आप लोगों ने खाया भी होगा, जो अमूमन कहाँ पैदा होते हैं? उत्तरी बिहार में। अब कविता का भावार्थ। कविता तो मैंने भावार्थ संक्षेप रूप में कह दिया है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ये कवि जो हैं किस तरह के कवि हैं? जनवादी कवि, आम जन के कवि, आम जन की समस्याओं पर लिखते थे। इन्हें सरकार की चाटुकारिता नहीं आती थी। उन्होंने जब देखा सरकार अच्छी है तो अच्छा भी लिखा, जब देखा कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ भी लिखा। तो इन्होंने हर तरह की रचनाएं की, प्रगतिवादी रचनाएं की। अकाल, बहुत दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था हमारे यहाँ, उसके बारे में इन्होंने लिखा। उस समय लिखा इन्होंने बहुत अच्छे से। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई मेरे पास। तो अकाल का भी वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो ये जनवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कवि हैं। हालांकि इस कविता में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रश्न अगर पूछ दे कि नागार्जुन किस विचारधारा के कवि? प्रगतिवादी विचारधारा हो जाएंगे। मार्क्सवादी रहेगा ऑप्शन में तो मार्क्सवादी लगाइएगा। आगे देखिए, तो ये जो जनवादी कवि नागार्जुन जो हैं, इस कविता में अपने गांव के प्रति निष्ठा और अगाध प्रेम को दर्शाते हैं। ये पूरी कविता हम लोग पढ़े तो क्या लगा कि उनको बहुत प्रेम है अपने गांव से, बहुत लगाव है। तभी तो वो क्या करते हैं, नागार्जुन ऐसे भी क्या है, मूलतः ग्रामीण संस्कार के कवि हैं, गांव में पले बढ़े हैं, इसलिए उनके रोम रोम में गांव की मिट्टी भरी हुई है, गांव के प्रति प्रेम भरा हुआ है। उनके मन प्राण ग्रामीण अंचल में ही रमते हैं। वो कहीं भी घूम लें, लेकिन उनका मन और प्राण कहाँ बसता है? गांव के अंचल में ही। शहर की भाग दौड़ एवं व्यस्तता के साथ वर्तमान जो समस्याएं हैं उससे आकुल व्याकुल कवि अपने ग्रामांचल में आकर क्या करते हैं? ग्रामांचल की अप्रतिम मनोहर प्रकृति सौंदर्य में अत्यधिक आनंद और मुग्धता। मुग्धता क्या होता है? किसी चीज़ को देख के आकर्षित होना, मुग्ध हो जाना, मन मुग्ध हो जाना। तो उस तरह शहर से कभी आए हैं और वहाँ की भाग दौड़, अभी हमने बताया कि वहाँ की समस्याओं से परेशान क्या हुआ, यहाँ आकर उन्हें गांव की जो प्राकृतिक छटा है उसको देखकर वो बहुत आनंदित हो रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं और इस कविता की रचना की है। यह कविता प्रकृति से प्रकृति रूप में मिलन की कविता है। प्रकृति से अपने आप को मिलना ही ये कविता इस तरह की प्रस्तुति है कवि की। बहुत दिनों के बाद जब कभी अपने गांव पहुंचते हैं
तो धान की सुनहली पकी वालियों को लहलहाते हुए देखते हैं। मैंने कहा मुस्कान वो लिखा हुआ है, लेकिन मुस्कुराने का मतलब है लहलहाना। तो लहलहाते हुए देखकर उनका हृदय खुशी से झूम उठता है। आंखों से यह दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है। इंद्रिय भोग का एक साधन नेत्र भी है, अभी हमने बताया ज्ञान इंद्रियों के बारे में। तो जो यह दृश्य देखकर तृप्त हो रहा है, यहाँ कौन सा ज्ञान इंद्रिय तृप्त हो रहा है? आँख, क्योंकि यहाँ देखने का काम हो रहा है। पहली पंक्तियों में प्रश्न आ सकता है कि पहली पंक्तियों में कवि की जो बहुत दिनों के बाद जो कविता है, उसकी प्रथम पंक्तियों में कौन से ज्ञान इंद्रियों का सुख का वर्णन हुआ है? तो आप लोग इसको क्लियर कर दीजिएगा, अब तो स्पष्ट हो गया। अब दूसरी पंक्तियाँ क्या है? प्रगतिवादी कवि नागार्जुन बहुत दिनों के बाद अपने गांव में प्रविष्ट होते हैं, तब उनको क्या कान में बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई पड़ती है। जो धान पूर्ति नवयुवतियाँ जो गा रही हैं, उनकी आवाज़, तो उससे उनका क्या होता है? कान का श्रवण सुख प्राप्त होता है, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती है, वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और यहाँ वो बहुत ही कर्णप्रिय गीत का आनंद उठाते हैं। कर्णप्रिय गीत, जो अच्छा गाना लगे उसको बोलते हैं ना कर्णप्रिय, कानों को प्रिय जो है, उस गीत का आनंद उठाते हैं। अब उसके आगे कभी गीत सुनने के बाद उनको बहुत तृप्ति प्रदान होती है। तृप्ति मतलब तृप्त, संतुष्ट हो जाना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर कभी मौलश्री के फूल जमीन पर बिखरे हुए मिलते हैं, तो उसको क्या करते हैं? कभी खुशी के मारे दोनों अंजलि से उठा के, ऐसे दोनों अंजलि बनाते हैं ना, दोनों अंजलि से उठाकर सूंघते हैं बार बार, और यहाँ पे घ्राण शक्ति का सुख मिलता है, सूंघने की शक्ति, जो नाक से, यहाँ नाक का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से उसके बाद फिर गांव की पगडंडियों, हमने अभी गांव की पगडंडियों रास्ता दिखाया था ना, उसमें फोटो है, बीच से दोनों तरफ फसल है और बीच से कच्चा रास्ता है। तो उस पर जब कभी चल रहे हैं, कभी खेतों के बीच ही चल रहे हैं ना गांव में, तो वहाँ पे जो धूल है, रास्ते की मिट्टी जो धूल है, उससे कवि को क्या हो रहा है? चंदन के समान अनुभूति हो रही है, उसके जैसा सुगंधित हो रहा है, और वो उसको छूने से बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, उनको शीतलता प्रदान हो रही है। उसके बाद फिर इन चारों ज्ञान इंद्रियों के बाद अब बारी आती है किसकी? स्वाद इंद्रिय, सबसे अंतिम में स्वाद इंद्रिय। तो स्वाद इंद्रिय से क्या होता है? अब कभी अपने गांव में गन्ने का रस का आनंद लेते हैं, जिसको कचरस, गन्ने का रस को कचरस भी कहा जाता है। तो हालांकि ये चूस रहे हैं, रस निकाला हुआ पी नहीं रहे हैं, गन्ने को चूस रहे हैं, उसका आनंद लेते हैं। फिर और जी भरकर क्या खाते हैं? ताल मखाने खाते हैं, और उन्हें कैसा अनुभूति होता है? 5 सितारा होटलों में जैसे अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं ना, उस तरह की अनुभूति उनको हो रही है। हालांकि वो 5 सितारा होटल के शहर से घूम के आए हैं, लेकिन उससे अच्छा उनको अपने गांव में के इस ताल मखाने को खाने में अनुभूति हो रही है। तो कवि की ज्ञान इंद्रियाँ बहुत दिनों के वियोग के बाद सारी भोग किसको? भोग विलास की वस्तुएं, जो रोज़मर्रा में हम जिसका उपयोग करके आनंद का महसूस करते हैं, तो उस तरह की सुख कहाँ प्राप्त हो रही है? अपने गांव में बहुत दिनों के बाद कवि को। तो यही है, रूप रंग श्रवण सुगंध स्पर्श और स्वाद का आनंद उठा रही है क्या? कवि की ज्ञान इंद्रियाँ। और ये तब की बात है, आज भी हम अपने गांव में जाएं तो इस तरह की अनुभूति देख सकते हैं, मिल सकती है हमें। इसलिए अगर आप कभी गांव जाओ तो इस कविता से अपने आप को जरूर तुलना करोगे, कवि ने ठीक ही कहा था। गांव आके तो सच में बहुत तृप्ति मिलती है, तब आप लोग कहोगे और इस कविता को याद करोगे। इसी की जैसे कुछ और भी रचना कर देना आप लोग, इससे आप लोगों की रचनात्मक क्रिएटिविटी, जो सर्जना शक्ति, सृजन शक्ति है, वो बढ़ेगी। तो यह सारा सुख गांव की मिट्टी में ही है। क्यों? शहर में तो हम पैसे देके भी ये सुख नहीं प्राप्त कर सकते, और गांव में ये हमें कैसे प्राप्त होता है? निश्चल प्रेम। गांव में जाओ तो निश्चल प्रेम, बिना छल कपट वाले लोग मिलेंगे, और शुद्धता, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। घी मिल रहा है तो शुद्ध मिलेगा, तेल मिलेगा तो शुद्ध मिलेगा, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। सात्विकता, बहुत ही एकदम सच्चे लोग रहेंगे वहाँ पे।
पवित्रता, पवित्र भी रहता है गांव की मिट्टी, तो ये रहती है गांव की मिट्टी, या गांव की मिट्टी ही दे सकती है। ये सब चीज़ निश्चल प्रेम, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता, यह सब क्या दे सकती है? गांव की मिट्टी ही हमें दे सकती है। वह भी क्या? निःशुल्क, बिना कोई पैसे के, बिना कोई मोल भाव के, बिना कोई शर्त के। हमें कहाँ प्राप्त हो सकता है ये सब सुख? गांव में। तो अब आगे चलते हैं। यह जो कविता है प्रकृति प्रेम का एक अनूठा उदाहरण भी है। मैंने कहा था एक कविता में बहुत सारे भाव हो सकते हैं, जरूरी है कि आप उसमें से किन किन भावों को समझें। तो मैं अपने आधार पर जो जो बात इससे निकल के आ रही है वो आप लोगों को स्पष्ट बताना चाह रही हूँ। तो इसमें क्या है, ये प्रकृति प्रेम के प्रति बहुत ही अनूठा उदाहरण है। ये कविता कवि द्वारा उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग हुआ है वह इस कविता को और भी आकर्षक और गेय बना देती है। संपूर्ण कविता उल्लास का सृजन करती है, उल्लास, खुशी का सृजन कर रही है, कहीं पे कोई दुख व्यक्त नहीं हुआ है, और पूरी मानव जाति को प्रकृति की ओर लौटने का संदेश देती है, जो कि आज बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति की ओर लौटें, क्योंकि हमारा जो पूरा वातावरण है जो प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों को झेलना पड़ रहा है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ रहा है। तो ज़रूरी है कि हम प्रकृति से प्रेम बने, प्रकृति के प्रेमी बनेंगे तभी तो प्रकृति का संरक्षण करेंगे। तो हम पहले प्रकृति से प्रेम करें, और प्रेम करेंगे तो अपने आप संरक्षण हो जाएगा, है ना। तो ये संदेश ये कविता देती है, जो कि बहुत ही बड़ा संदेश है। आज के वर्तमान स्थिति में ये संदेश बहुत ही उपयोगी है। अब आप लोग यहाँ से प्रश्न मैंने दिया है, वो प्रश्न आप लोग, मैंने सारे प्रश्न मैं हल नहीं करती, क्योंकि कुछ आप लोगों को भी तो करना है। सब कुछ मैं कर दूंगी, सारे अर्थ को स्पष्ट कर दिया, कवि परिचय दे दिया, सब कुछ तो मैंने बता दिया। तो कुछ अपने शब्दों में भी आप कोशिश करिएगा। तो मैं उदाहरण के तौर पे व्याख्या दे देती हूँ, जिसके आधार पे और भी व्याख्या आप कर लें। प्रश्न भी दे देती हूँ, जिसके आधार पर और भी प्रश्न को आप करिए, जो गृह कार्य में मैंने दिया है। अब ये देखिए, प्रश्न पहला है, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या क्या देखा और क्या सुना। क्या देखा और क्या सुना पूरी कविता में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि बहुत दिनों के बाद कविता के माध्यम से कवि ने गांव घर से जुड़ी संवेदना को बहुत ही जीवंत रूप में व्यक्त किया है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आते हैं, और जी भर के, ध्यान देना, हर चीज जो कवि देखते, सुनते, सूंघते हैं, सब में जी भर के जरूर जोड़ा हुआ है। जी भर के मतलब क्या है? जी भर के मतलब बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो किसी चीज से बहुत दिन से, जब अभी मैंने बताया ना कि वियोग होने के बाद उसको लगता है ना कि अभी नहीं छोड़े, माँ के पास ही जाओ तो लगता है कि माँ के पास बैठे ही रहे, है ना। फिर रहते रहते वो ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो बहुत दिनों के बाद आने के बाद कोई चीज़ जी भर के खाने का, जी भर के पहनने का, कुछ भी गांव में जाके हर चीज़ का अनुभव जी भर के कर रहे हैं। तो यहाँ अपने गांव में आते हैं और जी भर कर पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखकर खुशी से झूम उठते हैं। सबसे पहले फसल देखते हैं, फिर धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपने गांव लौटकर, इसमें पूरी कविता का सारांश समझो कि वर्णन है। अपने गांव लौटकर कवि को आत्मसंतोष एवं अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। एक बार आप गौर कीजिएगा, ये प्रश्न क्या था? बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा और क्या सुना। तो पूरी कविता नहीं देंगे, सिर्फ देखने और सुनने की व्याख्या करेंगे, जो कि शुरू की 2 पंक्तियों में है ना। तो उसको आप लोग दे दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न भी खुद से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, दूसरा प्रश्न मैंने दिया है, कवि ने अपने गांव की धूल को क्या कहा और क्यों। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चंदन वर्णी चंदन के समान। क्यों? क्योंकि चंदन जिस तरह से शीतल, सात्विक और पवित्र होता है, शीतल सुगंधित होता है, तो कभी उस विशेष से उपमा किसी से दी जाती है, किसी भी विशेष चीज़ से। तो गांव के धूल को एकदम विशिष्ट चंदन से उसकी तुलना कर रहे हैं कवि। ये हो गया। तो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी महक है, उसकी तुलना चंदन की सुगंध से कर रहे हैं। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या का तरीका मैंने बताया है
कैसे किया जाता है। तो यहाँ ये पंक्तियाँ दी रहेगी, परीक्षा में आप लोगों को ये पंक्तियाँ लिखी रहेगी। आपको पहचानना है कि किस कविता की है, उसके लिए आपको सब कविता को अच्छे से पढ़ना और याद करना भी होगा, क्योंकि सबसे पहले यही बताना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता की है व्याख्या में। तो ये बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर कर गंध भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर, ये सबसे अंतिम की पंक्तियाँ हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे अंत में ये कहा गया है, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियों को उसका सुख भोगने के बाद उसका निचोड़ में कवि ने लिखा है कि हमने सब कुछ भोगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोई भी व्याख्या जब करते हैं तो प्रसंग देना जरूरी होता है। उसमें आपको बताना होगा कि प्रस्तुत कविता को किसने लिखा और किस तरह के वो कवि हैं और किस प्रसंग में लिखा गया, क्यों लिखी गई है ऐसी पंक्तियाँ, उसके पहले का विवरण भी देना होगा। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ घुमक्कड़ प्रवृत्ति के प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद से ली गई है। पैटर्न यही होगा, आप लोग जो भी व्याख्या रहे, कोई भी पंक्ति हो, पैटर्न शुरू में यही होगा। कवि अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बहुत दिनों के बाद अपने घर आने का सुख को हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं ना। अब इसके आगे जो लिखेंगे, इसके आगे व्याख्या करेंगे कि किस तरह से पूरी जो इसमें क्या है, बहुत दिनों के बाद गंध का कैसे होता है, मौलश्री के जो फूल हैं उससे गंध का सुख लेते हैं कवि। देखो, चरण में मौलश्री के ताजे पुष्पों की सुगंध को सूंघने का वर्णन है, और ऊपर से जो घ्राण सुख है उसका विषय है दिया हुआ। चौथे छंद में गांव की चंदन स्वरूप धूल को छूने का वर्णन है, जो स्पर्श सुख का पूरा इसमें दिया हुआ है, क्योंकि उसका निचोड़ है अंतिम वाली पंक्तियाँ। तो इसमें फिर कविता में क्या विशेष है, दो जो देख लिए, इसमें लग रहा है कि एक पेज मेरा छूटा हुआ है, मैं बाद में स्लाइड में ऐड कर दूंगी। तो इसमें व्याख्या बीच में है, जो पंक्तियाँ दी हुई है उसका अर्थ लिखा हुआ है। उसके बाद व्याख्या में क्या होता है, तीसरा जो पॉइंट होता है, पहला क्या हो गया प्रसंग, दूसरा पॉइंट व्याख्या या अर्थ, और उसके भावार्थ जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर विशेष, मतलब हर कविता में कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो इसमें क्या है, पांचों ज्ञान इंद्रियों का वर्णन कर अंत में एक माला की तरह पिरो दिया गया है। पूरी कविता का में पांचों ज्ञान इंद्रियों का वर्णन है और अंतिम में क्या कर दिया गया है, एक माला के जैसा पिरो दिया गया है। यह सूत्र शैली तथ्य के कारण पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हो गई है। कौन सी शैली है, सूत्र शैली। इसके साथ ही आप लोगों को ये गृहकार्य दिया गया है, ये आप लोग स्वाध्याय के जरिए या इसके जो रिवीजन करिएगा और एक बार देखिएगा खुद बनाकर कि आप किस तरह से इसको अपने शब्दों में कर सकती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस कविता को अच्छे से समझ लिए हैं और अपने शब्दों में भली भांति इसका आंसर दे सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो मैंने बार बार कहा है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका निवारण करूँगी। अभी तो फ़िलहाल वो व्याख्या का जो पेज छूटा है उसे मैं ऐड कर दूँगी। अब आगे आप लोग स्वाध्याय करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद।